नमस्कार, न्यूज लाइन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्षित सिंह तोमर। जब जब अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जैसे वहां पे राष्ट्रपति होते हैं, तो जो राष्ट्रपति चुनाव जब वहां पे हो रहे होते हैं तो अक्सर वहां पे देखा जाता है कि दोनों राष्ट्रपति उम्मीदवार जो है, जो मौजूदा राष्ट्रपति है और उनके विपक्ष में जो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार के तौर पर, प्रत्याशी के तौर पर खड़े हैं, उन दोनों के बीच एक प्रेसिडेंशियल डिबेट होती है, जिसको लोकतंत्र के नेतृत्व से, लोकतंत्र के नजरिए से एक बहुत अच्छी चीज मानी जाती है। क्योंकि विपक्ष जहां एक तरफ खामियां गिनवाता है, वही पक्ष पे बैठा जो हमारा नेता है, जो प्रेसिडेंट है वहां पे, वो अपनी खूबियां गिनवाता है। ये खामियां बनाम खूबियां का जो खेल है, सबके सामने प्रेस वार्ता के दौरान हो रहा होता है, प्रेस कर्मी बैठे होते हैं, लाइव प्रसारित हो रहा होता है, लोग और जनता को असलियत पता चलती है। लेकिन भारत की जब ऐसे बात करी जाती है तो अक्सर कहा जाता है ये डिबेट ये करने की पहली बात तो कोई योग्य नहीं, और दूसरी बात वर्तमान काल में तो हालात ऐसे कि मीडिया का स्तर गिर चुका है, करना भी जाएंगे वो भी एक तरफा होगा। और आप ये डिबेट्स में देख सकते हैं, प्राइम टाइम में हर पार्टी का हर एक नेता बैठा होता है, लेकिन किस कदर हिंदू मुसलमान पे विकास की जहां बात होनी चाहिए, जहां मुद्दों की बात होनी चाहिए, उसको एकाएक विपक्षी के जो राष्ट्र प्रवक्ता होते हैं और जो पक्ष में बैठे राष्ट्रीय प्रवक्ता होते हैं, किस कदर हिंदू मुसलमान में तब्दील कर देते हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शायद से अब हमारे जो विपक्षी नेता हैं वो ओपन डिबेट के लिए तैयार हो चुके हैं। यहां पे सबसे पहले आपको ये ट्वीट दिखाना चाहेंगे, हिंदू के बहुत बड़े पत्रकार हैं एन राम, उन्होंने एक बार आप देख सकते हैं एक सिविल तरीके से, मतलब एकदम सभ्य तरीके से एक ये नोटिस दर्ज किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप हमारे स्क्रीन पर, यहाँ पे इन्होंने दर्ज किया था और उन्होंने कहा था कि भारत में भी चुनावों से पहले एक अच्छी खासी डिबेट यानी एक वाद विवाद होना चाहिए। लिखा है उन्होंने किस तरीके से, सिविल एंड मीनिंगफुल डिबेट ऑन इश्यूज दैट मैटर इन दिस इलेक्शन एंड बियॉन्ड। यानी सिर्फ वो जो मुद्दे हैं चुनावों से ही जुड़े नहीं, चुनावों के आगे के आने वाले जो कार्यकाल है उसको लेकर एक वाद विवाद होना चाहिए, डिबेट होनी चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि चुनाव किस बात पर, किन मुद्दों पर लड़ा जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात थी जिसके समर्थन में हमारे यहाँ पर ये प्रशांत भूषण जाने वाले एडवोकेट है, उन्होंने भी रिट्वीट करके अपना समर्थन दिया था। लेकिन अब यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी क्या जवाब देते हैं इस चीज को लेकर, वो सुनिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि जस्टिस मदन बी लोकुर और मीडिया के काफ़ी सारे साथियों ने आपको प्रधानमंत्री जी के साथ 1-to-1 डिबेट के लिए आमंत्रित किया है, तो ये न्योता स्वीकार करते हैं? मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो, मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। देख सकते हैं आप, कैप्शन में लिखे, मैं 100% किसी भी मंच पर प्रधानमंत्री से जनता के मुद्दों पर डिबेट करने के लिए तैयार हूं। ये वही राहुल गांधी है जिनको बीजेपी का आईटी सेल पप्पू पप्पू कहकर परिवारवाद का आरोप लगाकर हमेशा दबाता रहा था। लेकिन ये वही राहुल गांधी है जो आज खुलेआम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिबेट के लिए चैलेंज कर रहे हैं। वो अलग बात है, भाजपा की तरफ से कोई जवाब अभी भी नहीं आया, और जो सुधांशु त्रिवेदी हैं, इतने बड़े बड़े जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनका अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। लेकिन राहुल गांधी खुलेआम डिबेट करने की चुनौती देते हैं। मतलब गौर करिए, एक तरफ अब यहाँ पे ये कहा जाएगा डिबेट करने का फायदा क्या है, क्योंकि ये जो इंडी गठबंधन है उन्होंने अभी भी प्रधानमंत्री चेहरा तो कोई घोषित किया नहीं है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिबेट जो है वो करेंगे भी किसके खिलाफ। और ये बहुत संगीन और ये बहुत एक गहरी और संवेदनशील बात भी है, क्योंकि आप देख सकते हैं जब तक इंडी गठबंधन अपने साइड से कोई उम्मीदवार घोषित नहीं करेगा, हम किसके बतौर, किसको ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए अपना मत देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं उसके बावजूद भाजपा हमेशा से एक ही पे आरोप लगाता रहा है, राहुल गांधी परिवारवाद का आरोप, राहुल गांधी पे घोटालों का आरोप, राहुल गांधी पे, जबकि उनका तो कभी कार्यकाल आया भी नहीं बतौर प्रधानमंत्री, लेकिन तब भी उनको ही। तो हम एक चीज ये समझ सकते हैं कि विपक्षी जो हमारी इंडी गठबंधन है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी को प्राथमिकता देंगे, और राहुल गांधी अगर खुली चुनौती देते हैं इस डिबेट का तो ये भी बहुत बड़ी गौर करने वाली बात है। लेकिन अब आप देख सकते हैं अक्सर ऐसा होता है, डिबेट के जो मायने होते हैं, इसकी बात भी हो गई, राहुल गांधी बनाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, लेकिन हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो डिबेट तो बहुत दूर की छोड़िए, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले बहुत बड़ी बात है। वो बस रिपब्लिक भारत और टाइम्स नाउ नव भारत जैसे चैनल्स के पास जाकर इमोशनल सा अपना रोते गाते थोड़े आंसू निकाल के, हाँ हम उनकी माँ की हम इज्जत करते हैं, लेकिन मुद्दों से भटकाकर जिस कदर ये मीडिया चैनल्स भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू ले रहा है, ये दर्शाता है कि अगर यहाँ पे डिबेट भी होने लग जाए, उसको कहीं ना कहीं मेलोड्रामा बनाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी चाटुकार दिहाड़ी मीडिया चैनल कभी पीछे नहीं हटेंगे, उससे बाज नहीं आएंगे।
हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारा जो इंडियन मीडिया है इसने सुपारी ले ली है हिंदू मुसलमान करके लोगों को मुद्दों से भटकाकर विपक्षी नेताओं पर गैर तरीके से, गलत तरीके से, नकारात्मक तरीके से इन निशाना साध दिया जाए। ये न्यूज़ 24 भी अगर आप देख सकते हैं, वैसे तो उन्होंने भी ट्वीट करके बोला है कि 2 पूर्व जजों ने राहुल गांधी और पीएम मोदी को सार्वजनिक डिबेट के लिए आमंत्रित करा। और इसमें यहां पे देखने वाली बात यह 2 पूर्व जज, यानी आज भी लोकतंत्र को बचाने के लिए, जहां एक तरफ इतने बड़े बड़े चुनावों से जस्ट पहले इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे घोटाले के नाम पर इतना बड़ा खबर सामने आती है, उस पर ना चर्चा होती है, लेकिन तब भी 2 पूर्व जज। इसका मतलब आप ये समझिए कि चुनावों को और इस लोकतंत्र वातावरण को और स्वस्थ रखने के लिए, हरित रखने के लिए अभी भी जुडिशियरी से कुछ लोग हैं, कुछ मायने हैं जो ये दर्शाते कि हमारी जुडिशियरी किस कदर अभी भी उतावली है हमारे। और ये बहुत अच्छी बात है हमारे लोकतंत्र की सुंदरता को बचाने के लिए जुडिशियरी की तरफ से अगर लोग पहल करते हैं तो। और उसके बाद आप ये ट्वीट भी देख सकते हैं, प्रशांत भूषण जो कि जाने माने वकील है, आम आदमी पार्टी के जो बहुत पुराने कार्यकर्ता, बहुत बड़े नेता भी थे, वो भी ये बताते हैं कि किस कदर राहुल गांधी ने जैसे जैसे जस्टिस लोकरशाह और एन राम के उनके द्वारा जो ये ऑफर किया गया था एक हेल्दी डिबेट के लिए, किस कदर उसको समर्थन देते हैं। यानी जुडिशियरी भी साफ साफ चाहती है कि एक न्यूट्रल डिबेट हो, एक विपक्षी और पक्ष के बीच में एक अच्छी खासी डिबेट हो, एक वाद विवाद हो, जो कि सिर्फ चुनावों के लिए नहीं, चुनावों के आगे के लिए भी मुद्दों के लिए बात करी जाए। वही दूसरी तरफ अब आप यहां पे देखिए, एएनआई जब अमेठी पे वहां की मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी का इंटरव्यू लेने गए थे, क्या कहा था सुनिएगा। अभी प्रियंका गांधी रायबरेली में उन्होंने इसलिए कहा कि प्रधानमंत्री यूजलेस बातों पे बात करते हैं। मेरा आज इन सबको एक चुनौती है, आप अपना चैनल पिक करिए, एंकर चुनिए, मुद्दा चुनिए, स्थल चुनिए, तारीख चुनिए। दोनों भाई बहन एक तरफ और भाजपा के एक प्रवक्ता एक तरफ। दूध का दूध, पानी का पानी वहीं हो जाएगा किसमें कितना दम है। मुद्दों से खुद कांग्रेस पार्टी भाग रही है। अगर मुद्दों पर बात करने का दम है, पुनः कहती हूँ, चैनल बताएं, रिपोर्टर बताएं, स्थल बताएं, तारीख बताएं, मुद्दा बताएं। हमारी पार्टी से सुधांशु त्रिवेदी जी ही काफी हैं। दोनों भाई बहन एक तरफ और त्रिवेदी जी पंडित जी एक तरफ, पता चल जाएगा। प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी को खुली चुनौती देती स्मृति ईरानी ने डिबेट के लिए, और क्या लिखा था, भाई बहन एक तरफ और बीजेपी के एक प्रवक्ता एक तरफ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस हमेशा मुद्दों से भागती है, ये स्मृति ईरानी का कहना था। लेकिन उसके जवाब में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीने क्या कहती है, ये भी देखिए, आप ये पढ़ सकते हैं क्या कहती है वो ट्वीट पे। स्मृति ईरानी, चुनौती देती हूं आपको, मेरे साथ एक डिबेट कर लीजिए। जगह आपकी बहुत अच्छे से तंज कसा इन्होंने बीजेपी के राजनेता पर। जगह आपकी, दिन आपका, एंकर आपका और मुद्दा भी आपका है। हिम्मत कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से बात करने का तो आपका कद नहीं। इन लच्छेदार बयानों से के जरिए वजूद की लड़ाई लड़नी बंद कीजिए, चुनौती स्वीकारिए। और इसके बाद स्मृति ईरानी, जैसा कि हमने सबसे देखा था, महंगा जब उनके कार्यकाल के दौरान जब सिलेंडर महंगा नहीं थे, रोड पे सिलेंडर लेके बैठ गई। आज सिलेंडर के दाम 1000 रुपए से ऊपर है तो गायब। वैसे ही दोबारा एक बयान दिया, सुप्रिया श्रीने ने चुनौती एक्सेप्ट भी कर ली, चुनौती मंजूर भी कर ली, लेकिन अब वहां से भी स्मृति ईरानी गायब, कोई जवाब ही नहीं आया। मतलब मीडिया ने जिस कदर हालात कर रखे, क्योंकि मोदी के कार्यकाल के दौरान मुद्दे बहुत उठे हैं। आप रिसेंट के तौर पे, लेटेस्ट तौर पे ले लीजिए, जब नोटबंदी की बात हुई थी, जब जीएसटी लगने की बात हुई थी, तभी से बीजेपी के कार्यकाल पे निशाना सधना शुरू हो गया था। और उसी समय से आप एक लाइव डिबेट छोड़िए, आप इंटरव्यू छोड़िए, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नरेंद्र मोदी ने नहीं करी। और अब जो इंटरव्यू भी दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं, टाइम्स नाउ नव भारत और रिपब्लिक भारत को। और मैं तो खुद कहता हूं, अगर उनके एडिटर इन चीफ आकर ये बात कहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, मैं ही अपने हमारे टाइम्स एक्सप्रेस के चैनल के हमारे जो एडिटर इन चीफ है उनको बोल दूंगा, लॉग आउट करिए, चैनल बंद करिए। निष्पक्ष पत्रकारिता की अगर वो बात करते हैं तो हमारी हिम्मती मीडिया होनी चाहिए। टाइम्स नाउ नव भारत और हमारे रिपब्लिक भारत की तरह नहीं, हमारी जो हिम्मती मीडिया है, जो लोकतंत्र का स्तंभ है, जिनकी मजबूत रीढ़ की हड्डी है, वो मीडिया होनी चाहिए सामने। एक इंडिपेंडेंट पत्रकार, ये जो डिजिटल पे जो हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सैटेलाइट पे तो इन्होंने खरीद रखा है, प्रतिबंध लगा दिया अपने तरीके से, लेकिन हम लोग डिजिटल चैनल पे जो आपके मुद्दे उठाते हैं, वैसी मजबूत मीडिया जब तक नहीं होगी तब तक हम लोग इस डिबेट को नहीं करा सकते और लोगों के समक्ष असल मुद्दे और असल जो इनके विचार है वो सामने नहीं रख सकते। अब देखिए, अगर इंडिपेंडेंट से बात करेंगे, जैसे अगर मेरे सामने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ला दिया जाए या हमारे चैनल पे ही ला दिया जाए, हम भी कोई ऐसी बात नहीं कि हम 4-5 साल पुराने बातें करेंगे, नहीं, हम ताजे मुद्दों की बात करेंगे, महिला सम्मान की बात करेंगे। जहां बृजभूषण शरण सिंह पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, केस दर्ज होने वाला है, उनके बेटे को टिकट क्यों दे दी,
प्रज्वल रेवन्ना संदेशखाली का मुद्दा जो था, प्रज्वल रेवन्ना करे उन पे यौन उत्पीड़न का इतना आरोप लगा, 1000 औरतों पे जितने में केस एसआईटी बैठती वो विदेश रवाना हो गए, उस पे क्या कहना है? संदेशखाली का मुद्दे में तो आप लोग टीएमसी पे भरपूर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, लेकिन अब जब पता चल रहा है कि वहां पे आप ही ने मनगढ़ंत कहानी बनाई है, वो भी ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहना चाहेंगे? और ये सिर्फ वही की बात नहीं है, लखीमपुर खीरी में हमारे जो मजबूर किसान थे जब वो प्रदर्शन कर रहे थे, उन पे गाड़ी चढ़ाने वाले टेनी के बेटे को अमित शाह स्पीच अपने भाषण के दौरान सामने ला रहे हैं, उस पे क्या कहना चाहेंगे? क्या बीजेपी आज भी आरोपियों के ध्यान में रखते हुए आरोपियों के बलबूते अपनी सरकार बनाना चाह रही है? अडानी पे आरोप लगा दिया कांग्रेस, अडानी अंबानी पे आरोप लगाते हुए बोल दिया कि कांग्रेस के घर शायद अडानी का टेम्पू पहुंच गया है। चलिए ठीक है, पहुंच गया होगा, ईडी सीबीआई अब कहां पर है? ये कुछ सवाल थे जो अंत में छोड़ के जा रहे हैं, और ये सवाल फिर रहेगा, क्या वाकई में भारत का लोकतंत्र इतना स्वस्थ है कि एक डिबेट कराई जाए? और क्या हमारी मीडिया चैनल अभी भी हकीकत दिखाने के लिए अपना जो वजूद वो खो चुकी है, उसको वापस पाने के लिए डिबेट करा के लोगों के समक्ष प्रस्तुत हो सकते हैं? बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल, बहुत बहुत धन्यवाद।